हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे 10th बोर्ड के सेकंड टर्म के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं। सो आई होप आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि हमें हमारी एचपी बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप ओपन कर सकते हैं www.hpboss.org। तो आपको इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन आपने डाउनलोड्स के ऊपर जाना है, फिर आपने मॉडल पेपर के ऊपर क्लिक करना है और आपको इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो आज हम साइंस का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस और आपको इस तरह से फिर साइंस का क्वेश्चन पेपर ऑन हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये जो है क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन मॉडल टेस्ट पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो आज हम सिर्फ पार्ट ए करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में बाकी के पार्ट्स लेके आएंगे। तो हम जैसे कि देखते हैं पार्ट ए में हमें 20 क्वेश्चन है 1 to 20 और हर एक क्वेश्चन जो वो 1 मार्क का है। ये जस्ट एक एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिख दी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज। तो जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। एंड जो द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, जिसको हम CH4 भी लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि है मीथेन। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मे बी कि आपसे जो है वो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वहां पे भी हमारा आंसर जो है वो मीथेन ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो आपने बहुत अच्छे से हमारे केमिस्ट्री पोर्शन में पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, जिसके पास कार्बन और 2 ऑक्सीजन ग्रुप प्लस एक हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप में क्या पाया जाता है, CO, ठीक है, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूं, जैसे ये CH है इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं, ये CO हमने अभी देखा इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोल देते हैं, और NH2 को हम अमाइन ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें कार्बोक्सी ग्रुप के बारे में पूछा था, तो हमारा जो सही आंसर है वो B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हिंदी में भी जो है वो इन क्वेश्चंस को साथ में लिखा है, तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हैं और आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, जो कि है B ऑप्शन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिया है, यानी कि एक कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर बना के दिया है और आपको बोला है कि आपने इसका नाम बताना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो वो बहुत आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। तो देख रहा होगा आपको कि यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हें हम प्रोपेन कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड होते हैं उनके आगे हम ईन लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रोपीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम में है तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो इजी ही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब कि आपसे ये पूछा गया है कि किस बेसिस के ऊपर हम आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर जो हम क्लासिफिकेशंस करते हैं वो किस बेसिस के ऊपर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, जो कि एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बना है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया आपके लिए। द मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट।
The periodic laws state that physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic number. मतलब कि variation in the properties of element is related with electronic configuration. मतलब जो भी किसी भी element का जो atomic number होगा उसी के basis के ऊपर उसके periodic function होंगे और उसी के basis के ऊपर उसकी properties भी differ करेंगे. ठीक है, तो ये जो मैंने explanation लिखी है आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following statement is not a correct statement about the trend when going from left to right across the period of periodic table. तो हमने बहुत अच्छे से periodic table के बारे में पढ़ा है और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं. ठीक है, तो इसमें आपसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना है. आपसे करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा सी. यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली. मतलब कि यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ को पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं तो जो एटम है वो आसानी से लूज हो जाते हैं. तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है और आपसे गलत ही ऑप्शन पूछा है तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया. यहाँ पे ये सी मैंने इसलिए लिखा है कि जो ऑप्शन है वो ये इसका आंसर है. तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज. तो वो जो टेंडेंसी होती है इसकी वो डिक्रीज होती है. आपने इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से याद कर लेना है. हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट टाइम ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रेंड को फॉलो करती है राइट टू लेफ्ट. तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे डिक्रीज ऑप्शन ऑलरेडी दिया हो तो आप इसको चूज कर सकते हो. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एलिमेंट forms a chloride with the formula of XCl2. यहाँ पे जो X है वो कोई भी आपका एलिमेंट हो सकता है पीरियोडिक टेबल के अंदर. ठीक है, तो XCl2 नाम से कोई फॉर्मूला लेके एक एलिमेंट हमारे पास है विच इज सॉलिड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट और जो कि सॉलिड स्टेट में है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई है. X would most likely to be in the same group of the periodic table as. तो वो जो X है वो भी सेम ग्रुप में ही होगा of the periodic table as. तो आपसे पूछा है कि इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम जिसको हम Mg करके लिखते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर बी. तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ. देखो वी कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है ना XCl2. ठीक है, दैट वन एटम ऑफ X कंबाइंड विद द टू एटम ऑफ क्लोरीन. मतलब कि यहाँ पे जो भी X नाम का कंपाउंड है वो दो क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है. इट इम्प्लाइज दैट X हैव द बैलेंसी ऑफ 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास X नाम का कंपाउंड होगा उसकी जो बैलेंसी होगी वो 2 होगी. तो आप इस तरह की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए. हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम जब वो कोई और कंपाउंड नाम देके दिया जाए तो आपको पहले अगर बैलेंसी से आप जो है वो इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हो अपना तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है सोडियम Na. तो हमें पता है कि जो सोडियम है उसकी जो बैलेंसी है वो 1 होती है. मतलब कि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है. तो उसकी मदद से जो हमारा फॉर्मूला वो NaCl होना चाहिए पर हमारा ऑप्शन में क्या है Cl2 है. तो हमारा फिर इसी वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, वो गलत हो गया. देन Mg हैज अ 2 बैलेंसी इलेक्ट्रॉन सो इट फॉर्म्स द MgCl2. तो हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है वो 2 एटम की वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी रखता है. इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो Mg होगा क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड है वो Cl2 करके बना हुआ है. बाकी जो एल्यूमिनियम है उसकी बैलेंसी 3 होती है और जो सिलिकॉन है उसकी बैलेंसी 4 होती है. तो इसलिए बाकी के ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं. तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ सोडियम. कि सोडियम का सिंबल क्या है. जैसे हमने अभी देखा ना मैग्नीशियम के लिए हमने Mg यूज किया था और अभी हमारे पास Na भी ऊपर लिखा हुआ था. तो जो सही जो सिंबल है हमारे पास इसका वो है Na. ठीक है, जो सोडियम है उसको हम किस तरह से लिखते हैं N और A. ध्यान रखना है जो A है वो स्मॉल लेटर में होगा ना कि कैपिटल लेटर में. तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा A. तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन. तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है कि वो फूड चेन को बता रहा है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होती है. ठीक है, तो फूड चेन इज अ लीनियर पाथवे शोइंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. तो फूड चेन जो एक सीधा सा लीनियर मतलब होता है सीधा पाथवे होता है जो शो करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को.
द फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच फूड सोर्सेज डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट। मतलब कि फूड चेन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। जैसे अब आपको यहाँ से अपना आंसर पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास है ग्रास, ग्रास फॉर्म द फूड चेन्स प्राइमरी सोर्स, मतलब जो पहले नंबर का जो सोर्स है खाने का वो ग्रास होते हैं, ठीक है। फिर गोट कंज्यूम द ग्रास, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ग्रासेस को गोट खा लेती है, जिसको हम हर्बीवोर बोलेंगे, ठीक है। एंड पीपल कंज्यूम गोट, और जो लोग होते हैं वो गोट को खा लेते हैं, जिनको हम कार्निवोर बोलते हैं। और उसमें हमारे पास एग्जांपल हो गया ह्यूमन। तो अगर आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसमें ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। बाकी ऑप्शन देखोगे, ग्रास को वीट नहीं खा सकते, वीट खुद एक प्लांट है, ठीक है। यहाँ देखोगे गोट को काऊ, काऊ जो है वो कभी भी जो है वो गोट को नहीं खाती है। ग्रास जो है वो मतलब ग्रास को फिश, तो फिश जो है वो ग्रासेस को ईट नहीं करती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सिर्फ बी ही है, जहाँ पे लिखा है कि ग्रास को गोट ईट कर लेगी और गोट को फिर ह्यूमन जो है वो ईट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो उसके सिस्टम का नहीं होता है। तो देखो, ओवरी तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस भी एंड फैलोपियन ट्यूब भी। जो वास्ट डिफरेंस है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो वो अनदर अबाउट रिप्रोडक्शन जो वो लिखती है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा है द एंथर कंटेन, तो एंथर के अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंथर क्या होता है। एंथर जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ते हैं फ्लावर के अंदर, तो वहां पे हम देखते हैं कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं एंथर। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एंथर ही एक वो पोर्शन होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया। एन एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन्स विच एंटर द ओवरी ऑफ द गाइनोशियम, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, एंड हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर। In flowering plant, the pollen grain represent the reduced haploid male gametophyte generation that consists of just 2 or 3 cells when it get released from the anther। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, अगर आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो। अगर हो सकते कि आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ से कुछ एमसीक्यू बन जाए। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो आपसे पूछा है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन चार में से किस प्लांट के अंदर, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो होती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ईस्ट। तो आपने बहुत ज्यादा बार सुना होगा कि ईस्ट जो वो बडिंग के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस करता है, अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन ईस्ट बडिंग यूजली अकर ड्यूरिंग द अबंडेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। जब आप ईस्ट को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर देते हो तो फिर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बडिंग की मदद से रिप्रोड्यूस कर जाता है। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अ स्मॉल बड अराइज एज एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी। मतलब मान लो कि ये हमारे पेरेंट की बॉडी है, तो यहाँ पे एक स्मॉल आउटग्रोथ मतलब बाहर की तरफ को एक ग्रोथ प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलेंगे बड। एंड लेटर द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट ईस्ट इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स एंड वन ऑफ द न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू द बड। और बाद में जो हमारा ईस्ट है उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस होगा वो सेपरेट होके 2 बना देगा, और इनमें से एक न्यूक्लियस जो है इस बड के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। और द न्यूली क्रिएटेड बड डिवाइड एंड ग्रो इनटू न्यूटल। अब ये न्यूली क्रिएटेड जो बड है फिर वो डिवाइड होगा और वो न्यू सेल बना देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये हम बहुत बार पढ़ते हैं, और जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो कौन है, मेंडल। जो हमारे पास मेंडल थे, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने क्या किया था, ही एक्सपेरिमेंट ऑन अ पी प्लांट एंड डिस्कवर द बेसिक इनहेरिटेंस रूल। उन्होंने जो था वो पी प्लांट, ठीक है, पी के प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बेसिक इनहेरिटेंस के रूल बताए थे। इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो उन्होंने फिर 3 लॉ बताए थे इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये उन्होंने 3 लॉ बताए थे। तो आप इन नाम को ध्यान से सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
जहां पे बोला गया है मेंडल चूज विच प्लांट टू फॉर्मुलेट द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, की इनहेरिटेंस के रूल बनाने के लिए उसने कौन से प्लांट को चूज किया था। तो ये आंसर तो आप मुझे अभी बता सकते हो, हमने अभी देखा किस प्लांट का यूज करके उसने एक्सपेरिमेंट किया था, वो था हमारे पास पी प्लांट। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं से हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और यहाँ पे मैंने फिर भी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन लिख दी है। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय द मेंडल आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट फॉर 7 ईयर। उसने 7 साल तक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था एंड देन उसने फिर मेंडल ने जो है थे वो डिफरेंट लॉज दिए थे। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये उसने 3 रूल दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्रिएशन होती है, क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तो वो होता है डीएनए। आपको सेम स्टेटमेंट जो है वो आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी। तो इसका आंसर होगा डीएनए। ये सारे के सारे जो वो ऑर्गन्स हैं जो ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन हम करते हैं तो उसमें जो मेन चीज होती है वो डीएनए इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट जनरेशन में भी अपनी इनहेरिटेंस, अपने करैक्टरों को भेजना है। तो हमें पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो जो डीएनए है उसकी क्रिएशन होती है। तो reproduction involve creation of a DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in this process। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये ज्यादातर आपको यहाँ पे थोड़े से फिजिक्स और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे एक साथ। तो क्वेश्चन है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू। तो अब आपसे पूछा है कि जो ह्यूमन आई है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर पाती है जो एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, जो कि अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। कैसे? बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई। अपनी आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर करके वो जो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर उनको वो फोकस कर पाती है ऑफ द आई लेंस। तो ये किस वजह से होता है? तो इसका आंसर होगा अकोमोडेशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अकोमोडेशन होती क्या है। तो accommodation is the process by which the eye change optical power to maintain a clear image or focus on object at distance varies, कि जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो वेरी करता रहता है वैसे वैसे जो हमारी आई है वो अपनी ऑप्टिकल मतलब देखने की पावर को चेंज करती है ताकि वो इस इमेज को क्लियरली देख सके। और अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें, द प्रोसेस बाय विच द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही सेम लाइन जो है यहाँ से उठा के आपको क्वेश्चन में पूछ ली गई है। तो अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होती तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते थे, जो था हमारे पास बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में पूछा गया है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, कि जो हमारी फोकल लेंथ हम बार बार चेंज करते हैं अपने आई लेंस की, वो किस की मदद से होती है या कौन उसको चेंज करता है? तो इसका आंसर होगा सिलियरी मसल। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलरी मसल की वजह से। तो यहाँ पे मैंने सिलरी मसल के बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे सिलरी मसल से रिलेटेड ही कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो पूछ लिया जाए इन द नेक्स्ट टाइम ऑफ द एमसीक्यू। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो वो जो ह्यूमन आई है हमारी, वहां पर इमेज कहाँ पे बनती है आई के अंदर? तो इसका आंसर होगा रेटिना। ये हमने बहुत बार पढ़ा होता है और हमें क्लास में भी बहुत बार बताया जाता है। द रेटिना इज द लेयर ऑफ नर्व सेल लाइनिंग द बैक वॉल इनसाइड द आई। तो हमारी आई के जो बैक वॉल होती है अंदर, वहां पे एक नर्व सेल की लेयर पाई जाती है। ठीक है, दिस लेयर सेंस लाइट एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन सो वन कैन सी। तो ये जो है वो लाइट जो हमें बाहर से हमारी आईज के ऊपर पड़ती है उसको सेंस करती है और उस सिग्नल को हमारे ब्रेन के ऊपर भेजती है, जिसकी वजह से हम जो वो इमेज देख पाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रेटिना। यहाँ पे मैंने रेटिना के बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी है, आप चाहें तो इसको भी अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। तो इनमें से हम कौन से मटेरियल को लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जिसको हम बोल रहे हैं क्ले। बिकॉज देखो, फॉर लेंस प्रिपरेशन ट्रांसपेरेंट मटेरियल में भी यूज, हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल को यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लास एंड वाटर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है।
देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दैट इज ट्रांसपेरेंट, हम कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल होते हैं जिसमें प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक अ लेंस, बट द क्ले इज ओपेक सब्सटेंस। ओपेक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, so that the light cannot be transmitted into it and the clay cannot be used to create the lens। तो बाकी सभी ऑप्शन के कंपैरिजन में जो ऑप्शन नंबर डी है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो किसके लिए अच्छे से फॉलो होता है या अच्छे से उसको होल्ड करके रखता है, तो इसका आंसर होगा ऑल टाइप ऑफ मिरर के लिए। देखो ऐसा क्यों होता है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप साइज या किसी भी तरह का वो मिरर है। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, नॉर्मल टू द लाइन, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द सेम प्लेन, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ये दो लॉ हमें पढ़ाए जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। और हम ये भी बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों लॉ से हमें क्या पता चल रहा है, तो इन दोनों लॉ से हमें ये पता चल रहा है कि therefore law of reflection does not depend on the shape। इन दो लॉ में आपने कहीं ये नहीं पढ़ा कि आपको किसी पर्टिकुलर मिरर के बारे में बात की जा रही हो या किसी पर्टिकुलर शेप के बारे में बात की जा रही हो। तो रिफ्लेक्शन लॉ डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, प्लेन और साइज ऑफ द मिरर एज लॉन्ग एज all the three parts यानी कि the ray of incidence, normal, ray of reflection are on the same plane। therefore yes the law of reflection does not true for all the surface, but यहाँ पे हमें किसी भी मिरर के लिए हम पर्टिकुलर इसको नहीं कर सकते। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल टाइप ऑफ मिरर। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, मे बी यहाँ से आपको क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लिया जाए। तो अब हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, कि किसी का नॉर्मल विजन होना चाहिए, किसी का डिफेक्टिव विजन है तो फिर वो तो उसको अलग अलग साइज तक भी, अलग अलग डिस्टेंस तक ही वो देख सकता है। तो लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट का मतलब है कम से कम, नॉट मोस्ट नहीं पूछा आपसे, लीस्ट पूछा है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट कितना होगा 25 सेंटीमीटर। So the least distance of the distinct vision is the minimum distance of an object to see clear and distinct image. So it is 25 centimeter for a young adult with a normal vision. तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आप ये इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके पूरे के पूरे 20 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट डन हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन और ये जो वीडियो है, अगर आपको विद सॉल्यूशन जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं अगर आपको इसके साथ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आगे किसी के और पार्ट्स चाहिए तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।